नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे बायोडायवर्सिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया था अरस्तू ने। अरस्तू ने उनके स्थल, जल, वायु में रहने के स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया था। किस आधार पर किया था अरस्तू ने? उनके आवास के स्थान पर वर्गीकरण किसने किया था सबसे पहले? तो आवास के आधार पर वर्गीकरण किया था अरस्तू ने। किसने? अरस्तू ने। ठीक है, वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने का वर्गीकरण ही आवास के आधार पर था। तो अब वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इनकी एक पुस्तक है, बुक है इनकी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बुक को याद में रखना है। सिस्टेमा नेचुरी। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस, कौन है? थियोफ्रैक्टस। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने कब दिया था? 1894 में। इनका अब इतना नहीं चला था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटकर ने। किसने? विटकर ने। और सबसे ज्यादा फेमस क्लासिफिकेशन जो है वो किसका है? विटकर का। ये कब दिया था? 1969 में। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 5 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल है। ठीक है, तो इसके 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक। अब बात करते हैं वॉस। एक और थे वॉस। वॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत, जो ये मोनेरा है, इस मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांटा। ठीक है, सबसे पहले स्पेसीज, स्पेसीज, उसके बाद जीनस, इसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन। डोमेन जो है वो सर्वोच्च इकाई है। सर्वोच्च इकाई कौन सी है? डोमेन। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है स्पेसीज यानी कि प्रजाति। डोमेन है साम्राज्य। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है इनका। तो सबसे पहले जो जीवधारी हैं, यानी जीव जंतु जो सारे हैं, जिनमें पादप भी शामिल होते हैं, इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया था? किसने? विटकर ने। वो जान लेते हैं। विटकर। ठीक है, ये 5 जगत वर्गीकरण है किसका? विटकर का। सबसे पहले प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी, यानी कि जीव जंतु वे जिनमें जो केवल प्रोकैरियोटिक थे और यूकैरियोटिक थे, यानी कि कोशिका के आधार पर बांटा इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सी जगत आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा मोनेरा। ये प्रोकैरियोटिक में कौन सा है? मोनेरा। और यूकैरियोटिक में बाकी जो सारे 4 बच गए वो सब क्या है? यूकैरियोटी हैं। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि एक कोशिकीय कौन सा है? प्रोटिस्टा। और प्रोकैरियोटी कौन सा है? मोनेरा। सीक्वेंस से याद रखनी है अपने को। देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटी, यानी कि इसमें कोशिकांग जो है वो अल्प विकसित है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, तो कौन सा है वो? मोनेरा। इसके बाद अपन बात करते हैं यूकैरियोटी। तो यूकैरियोटी में भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन से आ जाएंगे? प्रोटिस्टा। ठीक है, अब बात करेंगे बहुकोशिकीय में। तो बहुकोशिकीय में जो बाकी के 3 बच गए वो सारे किसमें? बहुकोशिकीय में। कौन कौन से? प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। 3 बच गए ना। ये तीनों क्या है? बहुकोशिकीय है। अब इसमें भी कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, क्योंकि पादप कोशिका कैसी होती है? कोशिका भित्ति सहित। और जंतु कोशिका कैसी होती है? पादप कोशिका रहित। तो कोशिका भित्ति सहित भी फिर 2
भागों में पड़ जाएंगे। एक तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले, क्योंकि कोशिका भित्ति किसमें होती है, कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। अब यहाँ से सीक्वेंस देखना, आप एकदम क्लियर हो जाएगी स्थिति। पादप कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, जन उसमें पादप कोशिका में। क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। देखो अब बात करते हैं, देखो कोशिका भित्ति वाले की। कोशिका भित्ति सीक्वेंस देखना, अपने आप सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। ठीक है, अब पादप कोशिका में मैंने आपको बताया था कि हरितलवक भी पाया जाता है। ठीक है, तो जिनमें हरितलवक पाया जाएगा वो तो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। यहां से इसको दो भागों में बढ़ जाएंगे ना, अब प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। जिनमें पर्णहरित पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिनमें नहीं पाया जाता वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कौन से हो गए, फंजाई यानी कि कवक। कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कौन से हो जाएंगे, प्लांटी, पेड़ पौधे जो हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित में कौन से आ जाएंगे, एनीमेलिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम क्लियर है, पूरे सीक्वेंस से पढ़ते आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जीवधारी जीव जंतु होते हैं, प्रोकैरियोटिक होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा आ जाएगा, मोनेरा जगत आ जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में एक कोश के होंगे और बहुकोश के होंगे। एक कोश के हम कौन से आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, और बहुकोश के हम बचे कुछ तीन आ जाएंगे। ठीक है, अब बहुकोश के में कोशिका भित्ति होगी, कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो जो कोशिका भित्ति वाले होंगे वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले तो हुए प्लांटी, और नहीं करने वाले कौन से हो गए, फंजाई यानी कि कवक। ठीक है, कोशिका भित्ति रहित कौन से हो गए, एनिमेलिया। ये की 5 जगत वर्गीकरण है इसका, विटकर का। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं पादप की। अब पादप भी आगे वर्गीकृत होंगे। तो उसमें देखो, एक तो पादप शरीर होगा जो बिना विभेदन के होगा। बिना विभेदन मतलब कि वो शरीर जो है विभाजित नहीं होगा, एक ही होगा पूरा की पूरा। ठीक है, और एक विभेदित पादप शरीर होगा। तो बिना विभेदन वाला जो होगा वो होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और विभाजन वाले जो होंगे उसमें एक तो संवहनी ऊतक क्या आएगा और एक बिना संवहनी ऊतक क्या आएगा। संवहनी ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम वाले। ठीक है, तो जो बिना संवहनी ऊतक के होंगे वो हो जाएंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, और संवहनी ऊतक सहित होंगे जो, जिनमें की जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होगा। अब यहां से देखो बात करते हैं, ये भी बीज रहित और बीज सहित। यानी कुछ ऐसे होंगे जो बीज नहीं बनता, जिनमें जिनमें बीज नहीं बनता उनमें आ जाएंगे टेरिडोफाइटा, और जिनमें बीज बनता है उनको अपन बोलते हैं फेनेरोगैम। फेनेरोगैम में भी दो तरह के होंगे, एक तो नग्न बीजी और एक आवृत बीजी। नग्न बीजी यानी कि जिनमें जो है कि फल जो है ढका हुआ नहीं रहता, बीज जो है ढका हुआ नहीं रहता, वो क्या हो गए, जिम्नोस्पर्म। और जिनमें बीज जो है ढका हुआ रहता है वो है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक पत्री, यानी कि उनमें पूरा पूरा बीज एक ही होता है, उसके दो हिस्से नहीं कर सकते। और द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री का मतलब हो गया जिसके अपन दो हिस्से, बीज के दो हिस्से अपन कर सकते हैं। जैसे कि दाल होती है, तो दाल को अपन दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्विबीज पत्री। अब एक बार इसको समझ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। पादप एक तो बिना शरीर का थैलोफाइटा, इसको बोलते हैं अपन थैलस। जिनमें शरीर नहीं होता ना, शरीर से मतलब विभाजित नहीं होते, शरीर तो होता है लेकिन वो शरीर के अंग जो हैं वो विभाजित नहीं होते। जैसे पत्ती में, जड़ में, तने में ऐसे विभाजित नहीं होता, पूरा की पूरा एक पिंड के रूप में होता है। तो वो क्या, कौन से हो गए, थैलोफाइटा, इसको अपन बोलते हैं थैलस। ठीक है, अब दूसरे होंगे जिनमें शरीर जो है विभाजित होगा। ठीक है, अब शरीर विभाजित हो गया तो कुछ में जाइलम फ्लोएम होंगे और कुछ में नहीं होंगे। जिनमें नहीं होंगे उनको बोलेंगे अपन ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते। और जिनमें संवहनी ऊतक होंगे उसमें यानी कि जाइलम और फ्लोएम होंगे। और जब जाइलम फ्लोएम है तो कुछ में बीज बनेगा और कुछ में बीज नहीं बनेगा। पेड़ पौधे हैं, ऐसे तो है नहीं कि सारे सभी पेड़ पौधे जो हैं उनमें सब में बीज बनते हैं। अब कुछ में बीज बनते हैं, कुछ में बीज नहीं बनते। जिनमें बीज नहीं बनते वो टेरिडोफाइटा, और जिसमें बीज बनते हैं वो फेनेरोगैम। अब फेनेरोगैम भी दो तरह के होंगे, एक तो आवृत बीजी, एक नग्न बीजी। नग्न बीजी का मतलब है कि बीज ढका हुआ नहीं होगा। ठीक है, और आवृत बीजी का मतलब है कि बीज ढका हुआ होगा।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में बीज बन रहा है, तो बीज भी दो तरह का होता है। एक तो बीज ऐसा होता है कि पूरा एक ही होता है, और एक ऐसा होता है कि जिसको अपन दो हिस्से कर सकते हैं। तो दो हिस्से जिसके कर सकते हैं वो द्विबीजपत्री, जैसे कि दाल होती है, दाल को अपन बीच में से तोड़ सकते हैं, दो हिस्से कर सकते हैं। और दूसरे हो गए एक बीजपत्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है और किस बेस पे किया गया है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एनिमेलिया की, यानी कि प्राणी की, मनुष्य की। मनुष्य मतलब नहीं है, जंतु और मनुष्य दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें भी कोशिकीय स्तर की संरचना और ऊतक स्तर की संरचना, जिनमें केवल कोशिकीय स्तर की संरचना पाई जाएगी, और कुछ होंगे जिनमें ऊतक स्तर की संभावना संरचना पाई जाएगी। तो कोशिकीय स्तर की संरचना जिसमें पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा किस में आ जाएगा, कोशिकीय स्तर की संरचना में। अब दूसरी बात करते हैं ऊतक स्तर की संरचना। बाकी के जो भी सारे हैं वो किस में आएंगे, ऊतक स्तर की संरचना में। कोशिकीय स्तर में केवल एक आएगा, कौन सा, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, कोशिकीय स्तर की संरचना। ठीक है, अब दूसरे अपन बात करेंगे ऊतक स्तर की संरचना। ऊतक स्तर की संरचना आ गई अब। ठीक है, अब अपन वर्गीकरण करेंगे देह गुहा के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें तीन प्रकार के बढ़ जाएंगे जिसमें देह गुहा नहीं होती। देह गुहा नहीं होती उसमें क्या है, सेलेंट्रेटा और प्लेटी एलमंथी, सेलेंट्रेटा निडेरिया। ठीक है, और प्लेटी एलमंथी, दो इसमें आ जाएंगे। अब किसी में कूट देहगुआ होते, कूट देहगुआ का मतलब होता है कि पूरा की पूरा देहगुआ की भांति ही कार्य करता है वो, अंदर वाली संरचना जो होती है। तो वो उसमें आ जाएंगे निमेटोडा, निमेटोडा यानी कि एस के एलमंथीज। ठीक, अब तक अपन चार की बात कर चुके हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरिया में कोश के स्तर की संरचना है। ठीक है, निडेरिया और प्लेटी एलमंथीज, इनमें क्या होता है कि इनमें देहगुआ अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कूट देहगुआ के बारे में, तो कूट देहगुआ वाले में हो जाएगा निमेटोडा। ठीक है, निमेटोडा। अब बात करेंगे असली देहगुआ वाले, जिनमें वास्तविक देहगुआ पाई जाती है। अब वास्तविक देहगुआ में भी भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेजोडर्म की कोशिका का विकास होता है। मेजोडर्म के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसमें भी तीन आ जाएंगे, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ठीक, अब एक अंत स्तर की एक थैली से देहगुआ का बनना, इसमें नॉन कोऑर्डेटा और नोटोकोर्डेटा युक्त और नोटोकोर्डेटा रहित, यानी कि एक कशेरुकी के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो नोटोकोर्डेटा वीन जो है उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, और नोटोकोर्ड युक्त जो है उनको बोलते हैं कोर्डेटा। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। लार्वा में अवशेषी नोटोकोर्ड की उपस्थिति, प्रोटोकोर्डेटा, इसमें आ जाएगा प्रोटोकोर्डेटा। अब आगे अपन बात करते हैं वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकोर्ड का प्रतिस्थापन, इसमें आ जाएंगे कशेरुकी, जिनमें रीढ़ गड्डी होती है। अब कशेरुकी की अपन बात करें तो ये हो गए छह, हाँ छह हो गए। साइक्लोस्टोमेटा, जिनमें जबड़ा रहित ईल के समान आकृति, गोलाकार मुख, शक्ल रहित, जैसे ईली होती है ना तरह से, तो ये सब किस में आ जाएंगे, साइक्लोस्टोमेटा। दूसरी बात करते हैं अपन मत्स्य। मत्स्य यानी कि मछली संघ जो है, उसमें शक्ल का सॉरी, शक्ल का बाह्य कंकाल होगा, अस्थिपास्टिका अंत कंकाल होगा, और क्लोम द्वारा श्वसन होगा। श्वसन किसके द्वारा होगा, क्लोम द्वारा। ये किसमें आ गए, मछली संघ में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उभयचर की, जल स्थल चर। इसमें आ जाएंगे लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े, और श्लेष्मा युक्त त्वचा से क्या होगा, श्वसन होगा। फिर अपन बात करते हैं सरीसृप की। सरीसृप में क्या है, शल्क का बाह्य कंकाल, जैसे सांप वगैरह होते हैं ना, उसमें शक्ल का यानी कि ऐसे चकते चकते से होते हैं बाह्य उस पे, त्वचा पे। तो जल के बाहर अंडे देना, ये अंडे कहाँ देते हैं, जल के बाहर। अगली बात करते हैं पक्षी की, तो पंखों का बाह्य कंकाल, जो कंकाल जो होता है वो किसका होता है, पंखों का बना होता है। ये कंकाल, ये क्या है, पंख होती है इसकी। ठीक है, ये पक्षी है, और जल के बाहर अंडे देते हैं, यानी पक्षी कभी अंडे जल में नहीं देते, और उड़ने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, पक्षी हैं जो सारे उड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्तनपायी। स्तनपायी बाल का बाह्य कंकाल, यानी कि बाह्य त्वचा पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, बाह्य त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण होते हैं, ये जो है कान जो है बाह्य बाहर होते हैं। अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। शिशु का क्या है, जन्म होता है, यानी कि अंडे नहीं देते, क्या देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, ये आगे सारे स्तनपायी। अब इस तरह से वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन,
तो मुझे नहीं लगेगा कि कहीं भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कोशिकीय संरचना और ऊतकीय संरचना के हिसाब से विभाजित कर देंगे। ठीक है, कोशिकीय संरचना वाले कौन से हैं, केवल और केवल पोरीफेरा। ठीक है, ऊतकीय संरचना वाले तीन हिस्सों में बांट देंगे, एक तो देगुआ अनुपस्थित, एक में कूट देगुआ, और एक है वास्तविक देगुआ। तो जो है देगुआ नहीं होती उसमें सलेंट्रेटा और प्लेटी एलमंथीज। ठीक, अगले में देगुआ धारी जो होंगे, कूट देगुआ धारी, उसमें निमेटोडा, और एक होगी वास्तविक देगुआ। तो वास्तविक देगुआ में एक तो मीजोडर्म की कोशिका का विकास होगा, एक में अंत्यथैली से कोशिका बनेगी, देगुआ बनेगी। ठीक है, तो जिसमें मीजोडर्म की कोशिका का विकास होता है उसमें एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोप्रोडा। ठीक, अब अंत स्तर की एक थैली से देगुआ बनती है, उसमें नोटोकोड विहीन और नोटोकोड युक्त इकाइनोडर्मेटा, नोटोकोड विहीन और नोटोकोड युक्त कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा भी दो तरह से हो जाएगी, एक तो लार्वा में अवशेषी नोटोकोड की उपस्थिति, तो इसमें आ जाएंगे प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा है कि वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकोड का प्रतिस्थापन, इसमें आ जाएंगे कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब इसमें 6 तरह से पढ़ सकते हैं अपन इनको। ठीक है, तो इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से अपने को कहीं भी डाउट की गुंजाइश रह जाएगी। ठीक है, ऐसे पूरा की पूरा डायग्राम से यदि पढ़ेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके बाद इसके बारे में कल अपन पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे खास बात है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।